आज से ठीक 26 साल पहले यानी 22 जनवरी 1999 जगह ओडिशा का क्योंझर जिला। एक शख्स अपने दो बच्चों के साथ चर्च के बाहर अपनी वैन में सो रहा था। उस शख्स का नाम था ग्राम स्टेन्स। उसका एक बेटा था 6 साल का और एक था 10 साल का। 10 साल के बेटे का नाम था फिलिप और 6 साल के बेटे का नाम था टिमोथी। अब ये लोग जब अपने वैन में सो रहे थे अपनी जीप में, अचानक से एक शख्स दारा सिंह नाम का, उसके साथ उसका एक और दोस्त होता है हेम्ब्रेम, और ये लोगों के साथ और 20 से 25 लोग होते जो वहाँ इकट्ठा हो जाते और लाठी डंडों के साथ वैन पर धावा बोल देते, जिसके बाद वो चीखने लगते, चिल्लाने लगते बाप और बेटे। लेकिन ये लोग सुनते नहीं, वो गिड़गिड़ाते हैं लेकिन फिर भी ये सुनते नहीं और उनकी वैन में कैरोसिन डालकर आग लगा देते हैं। तीनों लोगों की मौका वारदात पे ही मौत हो जाती है। अगली सुबह जब पहुंचते हैं तो सिर्फ राख बचता है गाड़ियों के साथ। लेकिन इस केस में जो मुख्य दोनों आरोपी थे, दारा सिंह और जो दूसरा आरोपी था हेम्ब्रेम, ये दोनों को, एक को आजीवन कारावास और एक को मौत की सज़ा मिली थी। लेकिन बाद में मौत की सज़ा जो दारा सिंह को मिली थी वो कन्वर्ट हो गई थी आजीवन कारावास। लेकिन इसमें जो महेंद्र हेम्ब्रम था उसे आजीवन कारावास की सज़ा मिली और उसने अभी 25 साल की जो सज़ा थी वो काट ली। अभी उसकी उम्र 60 साल है। 60 साल के बाद, और जो जेल मैनुअल कहता है कि बहुत बार अगर आपके कार्य अच्छे, आप जेल में आप अच्छे से रह रहे हो, आपने अपना जो टाइम पीरियड था सज़ा का वो अच्छे से काटा है, आपने 20-25 साल काट लिया है मर्डर केस या कोई ऐसे हीनियस क्राइम में, तो आपको दया याचिका आप दायर कर सकते हो। उसके बिहाफ पे आपको बरी कर दिया जाता है, मतलब आपको बाकी की जो सज़ा है उससे मुक्त कर दिया जाता है। अब ऐसा ही कुछ देखने को मिला। उड़ीसा सरकार ने कुछ लोगों, कुछ कैदियों के नाम रेफ़र किए थे कोर्ट को। कोर्ट ने इस पे कहा था कि आप बताओ आप किन किन कैदियों को आप रिहा करने वाले हो। तो उसमें से एक जो कैदी थे, इनका नाम था महेंद्र हेम्ब्रेम, और ये मुख्य आरोपी था जो उड़ीसा में ये कांड हुआ था। बड़ा ही फेमस कांड था। मैं आगे डिटेल में आपको बताऊंगा ये वैसे कांड हुआ क्या था, इसके पीछे क्या कुछ चीज़ें थी। अब इसे कल ये जेल से बाहर आ गया, जिसको लेकर अब ये जो पोस्ट है सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा कि जो शख्स ने इतनी बेरहमी से बाप बेटे को मारा उसको कैसे सरकार छोड़ सकती है और जेल से कैसे बाहर आ सकता है। लेकिन पहले हम जानते हैं कि जेल मैनुअल क्या कहता है और वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट है वो क्या कह रहे थे। देखिए, उनका जो आधिकारिक बयान आया मैं वो बता रहा हूँ। रिहाई का फैसला जेल में उनके सुधरे हुए व्यवहार और आचरण को देखते हुए लिया गया। क्योंझर जेल के सुपरिटेंडेंट नायक ने कहा कि सरकार ने कई ऐसे आजीवन कारावास के दोषियों को रिहा करने का फैसला किया है जिन्होंने जेल में 14 साल से ज़्यादा सज़ा काट ली है। मतलब 14 साल से तो ज़्यादा ही हो गए थे, 25 साल काट ली थी। अब देखिए 2022 का जो केंद्र सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए उसके अनुसार गंभीर अपराध को छोड़कर आजीवन कारावास के दोषियों को रिहाई पर विचार करने से पहले कम से कम 14 साल की सज़ा काटनी होगी। गंभीर हत्या मामलों में 20 से 25 साल की सज़ा ज़रूरी है और 60 साल से ज़्यादा उम्र की महिला दोषियों और 65 साल से ज़्यादा उम्र के पुरुष दोषियों के लिए उम्र के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। और इस पर विचार कर जेल अधिकारियों ने उनका नाम सजेस्ट किया और उन्हें रिहा कर दिया। लेकिन अब एक डिबेट शुरू हो गया कि यार इतना संगीन आरोपी था, इसको तो आजीवन कारावास ही जेल में रखना चाहिए था, इसको माफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं था। जैसे हमने बिल्किस बानो केस में देखा था कि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, उन्होंने अच्छी खासी सज़ा काट ली थी, जिसको लेकर एक आउटरीच आया सामने कि अरे ये वो गलत हुआ था। उसी तरह का आउटरीच अभी भी देखने को थोड़ा बहुत मिल रहा है, लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं। तो ये देखिए ये पूरा मामला क्या था। ये जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात बताई आपको, ग्राम स्टेन्स, ये ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आए थे 1965 में और वो एक ग्रुप के साथ जुड़ गए जिसका नाम था IMSM, जो कि मिशनरी सोसाइटी थी और वो चर्च के थ्रू लोगों का इलाज करते थे, लोगों की भलाई का काम करते थे। अब क्या होता है कि ग्राम स्टेन्स जो थे वो कुष्ठ रोगी जो थे, वो क्योंकि जो उड़ीसा का जिस इलाके में ये काम कर रहे थे क्योंझर जिला, और वहाँ जो मोहनपुरा इलाका है वहाँ ये आदिवासियों का इलाज करते थे जो कुष्ठ रोगी थे, उनका फ्री में इलाज करते थे और इतने ज़्यादा फेमस हो गए उस एरिए में
कि हर कोई इनका नाम लेता था और मतलब उनके पास पैसे तो होते नहीं थे आदिवासियों के पास, और डॉक्टर्स की सुविधा उनके पास थी नहीं। ये अपनी गाड़ी लेकर दूर दूर तक जाते थे और ये लोगों को प्रोत्साहित करते थे कि वो चर्च की तरफ आए। यानी उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगता गया कि वो मिशनरी ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं और वो कन्वर्जन का भी काम कर रहे। इस आरोप को उन्होंने बहुत बार कहा कि नहीं, हम बस भलाई का काम करें चर्च के नाम पे, हम बाकी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वहीं कुछ लोग थे जिन्हें लग रहा था कि ये धर्मांतरण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे और ये हमारे लोगों को, आदिवासी लोगों को बहला फुसलाकर अपने धर्म में इनका धर्म परिवर्तन करा रहे। इस बात को लेकर काफ़ी लंबी बहस भी चली थी उस टाइम पे और बहुत ऐसा आरोप लगता आ रहा था इन लोगों पे कि ये जानबूझकर ऐसे गरीब तबके इलाके में जाके डेवलपमेंट का काम कर, डेवलपमेंट भी नहीं मतलब लोगों की मदद कर रहे हैं कि वो लोग इनके जाल में फंस जाए, ऐसा उस टाइम पे आरोप लगा था। और ये आरोप यही आरोपियों ने लगाया था जिन्होंने हत्या की है। अब क्या होता है कि जब ग्राम स्टेन्स बहुत फेमस हो जाते हैं और बहुत सारे लोग इनसे जुड़ जाते हैं और बहुत सारे लोग चर्च से भी जुड़ जाते हैं, फिर साल आता है 1999। ये अपने वैन से पूरा भ्रमण करते होते हर गांव, एक गांव से दूसरे गांव, एक गांव से दूसरे गांव, ऐसे जाते रहते हैं। अभी क्या होता है, मोहनपुर जाते हैं अपने बच्चों के साथ, दोनों बच्चों के साथ ट्रिप पे कि अब वेकेशन है पापा, हम चलते हैं ट्रिप पे। इनके दोनों बेटे, एक 6 साल का बेटा, एक 10 साल का बेटा इनके साथ था। अभी ट्रिप करके एक गाँव में रुके जिसका नाम था मोहनपुरा। वहीं एक चर्च था, चर्च के बाहर ही रुके। अचानक दारा सिंह और ये जो है हेम्ब्रेम है, ये पहुँच गए 15-20 लोगों के साथ। इन लोगों ने गाड़ी पर पहले पत्थर मारे, गाड़ी पे डंडे से मारा, ये बहुत डर गए, ये चिल्लाने लगे, ये बाहर निकल आए। इनको वापस से गाड़ी में बिठाया और गाड़ी को आग लगा दी। यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा और तीनों की मौका वारदात पे ही मौत हो जाती है। जिसके बाद ये न्यूज़ इतनी बड़ी हेडलाइंस बन जाती है, इंटरनेशनल मीडिया, हर कोई इसके पीछे, ह्यूमन राइट्स वगैरह, इतना प्रेशर बन गया। उस समय पे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन पे इतना प्रेशर बन गया कि वो प्राइम मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने 3 कैबिनेट मंत्री को वहाँ भेजा। मैजिस्ट्रेट जांच हुई, पुलिस जांच हुई और उन्हें भी भेजा। उन्होंने भी आरोपियों की लिस्ट दी जिसमें बहुत सारे आरोपियों का नाम था, लेकिन जो मुख्य 2 आरोपी थे उसमें एक पहला नाम था दारा सिंह, जिनके अब मैं दारा सिंह के बारे में भी आगे बताऊंगा, और दूसरा जिसे अभी रिहा कर दिया गया है। अब क्या होता है कि प्रेशर बहुत था, तो ये पहले लोअर कोर्ट में हेमराज को उसमें आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी जाती है। 2003 में सीबीआई कोर्ट मौत की सज़ा सुनाती है किसे, दारा सिंह को, क्योंकि दारा सिंह पकड़ाता लेट है। और 2005 में हाई कोर्ट उसे उम्र कैद में बदल देती है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट सेम फैसले को आगे बढ़ा देता है कि नहीं, जो हाई कोर्ट ने फैसला लिया उम्र कैद वाला वही सही है, और इन दोनों को उम्र कैद की सज़ा मिल जाती है। अब उम्र कैद में इन दोनों ने 25 साल से ज़्यादा का वक्त बिता लिया है जेल में। तो दोनों के लिए कोर्ट पहुंच गए इनके जो वकील थे कि अब इन्होंने इतना सज़ा काट लिए, अब इनके व्यवहार पे, इनका जेल में कैसा बिहेवियर है, उस आधार पे इन्हें रिहा कर देना चाहिए। जेल मैनुअल भी कहता है कि 20-25 साल अगर किसने अच्छे व्यवहार रख के जेल में, अगर उसने अच्छा टाइम वो स्पेंड कर लिया है, उसने अगर उसे रियलाइज़ हो गया उसने गलती की और वो जेल में सुधर गया है, अगर ऐसा लगता है जेल प्रशासन को, तो वो उसका प्रस्ताव सरकार को भेजती है। सरकार डिसाइड करती है कि उन्हें रिहा करना है या नहीं रिहा करना है। इसी कड़ी में इसका भी नाम था, दोनों का नाम चल रहा है अभी। लेकिन जो दारा सिंह है, इसकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी पूछा है, जवाब मांगा है कि आप लोग डिसाइड करो, आप क्या इसे बाहर भेजना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो कि नहीं, कि इसका बिहेवियर कैसा है जेल में। उसकी अभी तक उसका फैसला भी आना बाकी है और मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में, यानी आज या कल में, उसके ऊपर भी फैसला आ जाएगा। लेकिन तब तक जो इम्पोर्टेंट कड़ी है महेंद्र की, महेंद्र को वहाँ की सरकार ने जेल प्रशासन के रिक्वेस्ट पे उसे बरी कर दिया है, अब वो बाहर रहेगा। लेकिन इस केस ने इंसानियत को बड़ा शर्मसार कर दिया था कि अगर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी उस समय, लोगों का कहना था इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, आपको लग रहा था कन्वर्जन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आपको उनके खिलाफ पुलिस एक्शन या उनके खिलाफ कंप्लेंट करना था, उनके खिलाफ वैसी जांच करवानी चाहिए थी। ये कोई रास्ता नहीं था कि आप उनके परिवार को मार दो और बच्चों को, जिनका तो कोई कसूर ही नहीं था। और ये केस तभी बहुत हाईलाइट हो गया था इसी मामले की वजह से, और इंटरनेशनल मीडिया ने इसे बहुत चलाया था। हमारे यहाँ भी इस खबर को इतना चलाया गया भारत में भी, जिसके बाद सरकार को इतना प्रेशर में आना पड़ा, इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ। लेकिन अब ये जेल से बाहर आ रहे तो तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल लोग कह रहे हैं कि क्या ज़रूरत थी, इतना बड़ा क्रिमिनल है और ये जेल में कितने साल भी बिता लिया, ये वो उसके लिए कम है। ये मौत की सज़ा से बच गया,
वही इसके लिए बहुत बड़ी बात है। इसे जेल से बाहर नहीं आने देना चाहिए था, क्योंकि लोगों का कहना है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं थी। वहीं देखिए यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या है कि मौत की सज़ा पे वो बिल्कुल विश्वास नहीं करते, वहाँ डेथ पेनल्टी का कोई स्कोप ही नहीं है, और वहाँ लोगों को जेल में भेजा जाता है सुधार के लिए। और वो ऐसा अगर उन्हें लगता है, वहाँ की जेलों में उनके लगता है कैदियों की कि अगर इनका सुधार हो रहा है तो वो कैदियों को छोड़ते भी हैं। तो उसी तरह का अब सिचुएशन जो है वो भारत में भी देखने को मिला। अब जेल की बात करते, देखिए जेल में ना जगह भी नहीं बचा है। मैं आपको बताऊंगा, कल की एक रिपोर्ट आई थी कि जेल में बहुत एक्सेस से ज़्यादा लोग जेल में हैं। अब उसमें ऐसा हो रहा है कि ज़बरदस्ती लोगों को रखा जा रहा है। मतलब जो जेल की कैपेसिटी 100% है, उसको क्रॉस करके 115, 120, 125, कहीं कहीं तो 150% कैदी हैं। अब मैं आपको जो रिकॉर्ड है वो बताता हूँ। 2022 में भारत की जेलों में 5 लाख से ज़्यादा कैदी थे, मतलब 5,70,000 कैदी थे, जबकि साल भर में 18 लाख से ज़्यादा लोग जेलों में गए। अब देखिए औसत जेल की ऑक्यूपेंसी रेट 2012 में 112% था, जो 2022 में बढ़कर 131% हो गया। एक तो 131, मतलब समझ लीजिए 112 से सीधा 131, मतलब 100% से भी ज़्यादा उसमें ज़बरदस्ती कैपेसिटी भरी जा रही है। अब देखिए अब जो 34 जेल हैं ऐसी थी जिसमें 2020 से 2022 तक, उसमें ऑक्यूपेंसी रेट 250 से ऊपर है। मतलब कैसे रहेंगे? ह्यूमन राइट्स तो वायलेशन होगा, सब कुछ होगा, कि जेल में भी आप भी उनको एकदम वैसे भी ठूस के भी नहीं रख सकते, फिर उसमें बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे कि यार ये गलत है। अंडर ट्रायल्स में भी वही सेम स्थिति है। अंडर ट्रायल्स में आधे से ज़्यादा जो है जिनका केस कोर्ट में ऐसे ही चल रहा है, चलते आ रहा है तारीख पे तारीख, वो भी इतने ज़्यादा कैदी हो गए। तो सरकार के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता। इसमें सरकार भी चाहती है कि जो लोग अगर जिनका आचरण जेल में ठीक है, जिन्होंने 25 साल 20 साल जेल में अच्छे से बिता दिया, कि उन्होंने जेल में अपना व्यवहार ठीक रखा, उन लोगों को अब जेल से बाहर निकाल देना चाहिए। अगर ऐसे सब कैदियों को रखने लगे, क्योंकि मर्डर क्राइम के केस तो देख रहे हो कम हो नहीं रहा है, आए दिन क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं, तो क्या करेगी सरकार? के पास नई जेल्स नहीं है, कोई नया जेल बनाया नहीं जा रहा है। अब जेल्स बनेंगे नहीं, कैदी बढ़ेंगे, तो सरकार क्या करेगी और कोर्ट क्या करेगी? इसलिए ये बीच का रास्ता भी चुनते हैं कि अगर किसी ने 25 साल 30 साल की सज़ा काट ली है, 20 साल की, तो उनको रिहा कर दिया जाए उनके नेचर पे। अगर ये जेल में भी रह के अगर ये सुधरे नहीं, तो इनके लिए तो कोई भी जगह नहीं बनी है, फिर इनके लिए जेल ही सही जगह है, काल कोठरी में इन्हें रखा जाए। और मैं इस जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट पे ना मैं आपको और ज़्यादा रिसर्च करके और इस पर एक डिटेल आपके पास में एक रिपोर्ट लेके आऊँगा कि जेल की हालत क्या है, पुलिस की हालत क्या है, एक पर पर्सन पे कितने पुलिस हैं। और आप डाटा सुनेंगे, हर 800 पे बस एक पुलिस वाला है, तो कहाँ से क्राइम कंट्रोल होगा? तो ये सब जो मैं डेटा है वो अगली वीडियो में लेके आऊँगा। जो इंडियन क्राइम जस्टिस का जो पूरा डाटा है वो मैं आप तक लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा कि हमारे जेलों की हालत क्या है, पुलिस की हालत क्या है, लॉ इन्फॉर्मेशन जितने भी हमारे जो बॉर्डर सिक्योरिटीज़ हैं, आर्मी है, उन सब की कितना बर्डन है, उन पे पुलिस वालों पे कितना बर्डन है, क्या कुछ है, ये अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।